हाँ, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग चार्ल्स लॉ डिस्कशन करना रह गया था हम लोग का, यानी बॉयल्स लॉ तक डिस्कशन हो गया था। और हम उसका एक ट्रिक भी बताए थे याद रखने के लिए। बोले तो आंटी चार्ल्स पान खाकर अवोगाड्रो को पीटी। ठीक है। तो सिंस ये ट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल है, मतलब ऐसा नहीं कि बेकार का है, यूजफुल ट्रिक है। ठीक है। हाँ, सिंस हम लॉग का कुछ हम यूज दिए थे आप लोग, आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लिए कि नहीं? कौन कौन लिखा नोट्स कॉपी में? वेरी गुड आयुष, लिख लिया। अनीशा भी लिख ली, वेरी गुड। आयुष राज भी लिख लिया, समृद्धि भी लिख ली, वेरी गुड। ये 4-5 स्टूडेंट्स जो लिख लिए। ठीक है। सानिया भी लिख ली, वेरी गुड। तो सिंस अब उसको यूज कैसे करना है, जो लोग नहीं लिखा, हमको तो पता है कि सब लोग नहीं लिखा होगा, हमको अच्छे से पता था उसी टाइम में, जिस टाइम में हम भेज रहे थे ना, उस टाइम में हमको पता है कि नहीं लिखा होगा। और हमको अभी भी पता है कि अभी भी हम बोल दिए कि लिख लेना, पेज छोड़ने बोलेंगे। वो पेज बहुतों का बहुत दिन तक ये छूटा रह जाएगा। बहुत का ऐसा होगा कि ये पेज सालों भर छूटा रह जाएगा। मतलब फोटो तो है मेरे पास, उससे पूछोगे तो क्या बोलेगा? फोटो तो है ही है मेरे पास। समझ आए? तो तुमको अब लग रहा होगा, जो लोग ऐसा काम किए, लग रहा होगा कि सर को कैसे मालूम? अरे भाई, हमको सब कुछ मालूम रहता है। ठीक है। हाँ, कैसे यूज करना है वो चीज हम बताने जा रहे हैं। मेरे भाई, अगर हम तुमसे पूछे log 2 का वैल्यू क्या होता, तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? वो याद हो जाना चाहिए, वो चार्ट दिए है तुम्हें, वो याद हो जाना चाहिए। बता दोगे? सबको पता है कि log 2 का वैल्यू 0.3 होता है। तो मेरे भाई, किसी से हम पूछेंगे log 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.3, ऐसे याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। हाँ, सिंस हमको log 2 अभी नहीं बताना है, अभी log 2 हमको नहीं बताना, हमको क्या बताना है? हमको ऐसा वैल्यू बताना है, लेट से log 2.3 बताना है। हमको log 2.3 बताने के लिए अभी हम यहाँ पे आपके सामने में प्रेजेंट है। ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, 5 से 10 मिनट में सब log का खत्म कर देंगे वैल्यू। तो मेरे log अगर 2.3 तुम्हें दिए हैं, तो मेरे भाई इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो तुम कहोगे सर हम तो log 2 का याद किए थे, log 3 का याद किए थे, log 2.3 का, इस हिसाब से log 2.31 का अलग होगा, log 2.32 का अलग होगा। तो इस तरीके से इनफिनाइट वैल्यू याद करना होगा। तो मेरे अपने बस का तो है नहीं, तो क्या करेंगे? हमको log 2 का याद है और log 3 का याद है। log 2 का याद है और log 3 का याद है। log 2 का वैल्यू कितना है? 0.3 है। हाँ, ये सब बेस 10 है, ये बेस 10 है बाबू। ठीक है, ये बेस होता है, log का एक बेस होता है, बेस 10 पर बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। जो वैल्यू दी है वो बेस 10 का लिखा नहीं जाता है, बेस 10 वो अंडरस्टूड होता है। log 3 का वैल्यू भी याद करने दिए थे, 0.48। 0.48 होता है, ये याद भले आप नहीं किए हो, याद कर लीजिएगा इसको। कितना होता है? 0.48। शायद राइट हैंड साइड वाला हल्का ब्लर होता है, थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। बहुत ज्यादा तो सही नहीं हो पा रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है इसको। चलो ठीक है, वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत दिख तो रहा है। 0.48 होता है। तो इसी लॉन्ग 2.3 का वैल्यू पुट करना है। तो मेरे में अगर हम बोले कि इन लोग दोनों के बीच में क्या होगा, तो तुम कहोगे सर log 2.5 होगा। तो हम पूछेंगे इस दोनों नंबर के बीच में कितना वैल्यू आएगा? तो ये 18 का डिफरेंस है, तो 18 का 9 का डिफरेंस आएगा, 0.39 होगा। इसके बीच का नंबर क्या होगा? 0.39 होगा। कैसे पता चला? तो सिंस ये 18 का डिफरेंस था, तो 18 का डिफरेंस था तो 9, तो इसमें 0.09 जोड़ दी, 0.09 जोड़ दिए। ये किसका होता होगा? अप्रोक्सीमेटली 2.5 का होता होगा। 2 और 3 के बीच का है, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 का होता होगा। लेकिन हमको तो उससे भी कम चाहिए। तो मेरा भाई इसका जवाब कितना लिख देंगे? इससे थोड़ा सा कम लिख दो। कोई लिख देगा 0.35, कोई बोलेगा सर हम 0.34 लिखेंगे, कोई बोलेगा 0.36 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, सब सही है, सब सही है। आंसर में हल्का सा पॉइंट में फर्क पड़ेगा, हल्का सा फर्क पड़ेगा, जिससे आंसर आपका एरर नहीं होगा। बुझाया क्या बोले? बुझाया क्या बोले? हाँ, उससे आंसर पे एरर आपका नहीं। हाँ, अगर हम तुमसे बोले log 1300 का वैल्यू निकालो, log 1300 का वैल्यू निकालो, अप्रोक्सीमेशन कर देना, सोचना है दिमाग से, जो कि आपके पास में इतना बुद्धि होना चाहिए कि आप लिख सको। हाँ, log 1300 बोले तो मेरे भाई इसको कैसे करोगे? तो हम बताए थे कि log a इंटू बी जो होता है, log a प्लस बी होता है, तो इसका भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? तो इसको चाहो तो ऐसे लिखो, हमेशा कोशिश करना कि जो एक इंटीग्रल वैल्यू हो,
इंटीग्रल वैल्यू हो, नहीं कोई भी वैल्यू, उतना भी ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा इसी के हिसाब से करना है ना, कि इससे 2.5 से ज्यादा क्लोजर है 3 से, सॉरी मेरे भाई, हाँ सही तो है, 2 है और ये 3 है, तो किससे ज्यादा क्लोजर है, सबसे ज्यादा इससे क्लोजर है, तो इसके क्लोज में आंसर लिखेंगे, ठीक है। हाँ 0.3 से 0.39 में, जो तुम कहोगे 0.31, तुम नहीं, तो इतना भी ज्यादा क्लोज, तो इसी के क्लोजर हो जाएगा वो, तो समझ में, तो हो सकता है 2.01 का वैल्यू होगा, नहीं उतना भी ज्यादा एकदम नहीं लिख देना, इसके अराउंड दिखता पड़ेगा कितना है, जैसे भी 1300 दिए मेरे, 1300 दिए, तो क्या है, तुम लिख सकते हो 13 × 100 लिख सकते हो, या 1.3 × 10⁻³ लिख सकते हो। हाँ हम तो यही कहेंगे कि ये जो नंबर लिखोगे, ये 1 से 10 के बीच में लाओ, 1 से 10 के बीच में नंबर लाओ, जो कि 1.3 1 से 10 के बीच में है, 1 से 10 के बीच में है। तो इसको कैसे यूज करोगे, तो मेरे भाई इसको ऐसे यूज करेंगे, log a इंटू बी, log a प्लस बी होता है, log a प्लस log b होता है। हाँ पावर सामने आ जाएगा, इसका वैल्यू अभी लिखेंगे, इसका पावर सामने आ जाएगा, तो 3 log 10 हो जाएगा। log a का पावर b क्या होता है, a का पावर b, तो b log a हो जाता, कल प्रॉपर्टी बताए थे। हाँ log 10 का वैल्यू पता है तुम्हें, log 1.3 का कैसे लिखोगे, तो log 1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, इसके बीच का वैल्यू कितना होगा 0.15, किसका होगा 1.5 का, 1.5 का होगा, लेकिन ये 1.5 से भी कम है, तो मेरे पास 0.15 से कुछ कम आएगा, तो कुछ 0.12 लिख दो, 0.11 लिख दो, कुछ लिखो इसके अप्रोक्सीमेटली लिखो, उसके 13 भी चल जाएगा, 13 भी चल जाएगा। हाँ इस log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मेरे भाई ये सॉल्व करोगे तो 3.12, किसी का 3.11 आएगा, किसी का 3.10 आएगा, चलेगा चलेगा सब चलेगा। तो मेरे भाई क्या तुम, हम एक तुम्हारे से प्रश्न पूछे, तुम उसका जवाब दे दोगे क्या, उसका जवाब दे दोगे क्या, log 120 का वैल्यू बता दोगे क्या हमें, कोई बताना चाहते हो log 120 का वैल्यू, कोई हमें बताना चाहते हो तो बताओ जल्दी से, जल्दी बताना, टाइम लेने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा, देखते हैं कौन सबसे जल्दी बता पाता है। हाँ ऐसा नहीं कुछ भी बोल दे, नहीं मेरे बस सही से सोच समझ कर बोलना, सोच समझ करके बोलना, जल्दी बताओ। सोच के अप्रोक्सीमेट करो, अप्रोक्सीमेशन करना है। 2.11, log 2.3 वाला फिर से बता दीजिए, log 2 अभी बता देते हैं, ठीक है, टेंशन लेने की एकदम बिल्कुल जरूरत नहीं है, बताते हैं। मृणालिनी log 1.54, 1.54 नहीं, गड़बड़ है मृणालिनी आपका, 2.11 इस टाइप का आंसर, 2.12 ये सब चलेगा, 2.10 भी चलेगा, चलेगा सब। तो इसको कैसे यूज करेंगे मेरे भाई, तो 120 है, तो 120 को कैसे लिखोगे, 1.2 इंटू 10⁻², देखो फलक तुमको यहां से भी समझ में आ जाएगा 2.3 वाला। तो अब क्या है, इसको तो वैसे भी अलग करना पड़ेगा, log a इंटू बी, log 1.2 प्लस log 10⁻², तो ये तो अलग हो गया, ये इसी की जैसा 2.3 है, इसी के जैसा 2.3 है, ठीक है, तो log 1.2 है, ये किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आता है, 1.2 किसके बीच में आएगा, 1 और log 2 के बीच पे आएगा, ये रफ वर्क है, log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू 0.3। हाँ क्लोजर ज्यादा किसके है, बोल सकते हो 1 के क्लोजर ज्यादा है कि 2 से, तो 1 से ज्यादा क्लोजर है, तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि log 1.5 का वैल्यू कितना होता, कुछ इस लोग दोनों के बीच का होता, 0.15 होता, लेकिन इससे भी कम है, तो 0.15 से भी कुछ कम होगा, तो 0.15 से कम कितना होगा, 0.10 होगा, 0.11 हो सकता है, तो चलो अभी हम लिख रहे हैं 0.11 लिख, 0.11 लिख, तो 0.10 लिखेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से सोचते, 2.3 था, अगर 2.3 होगा फलक, तो यहाँ पे log 2 और log 3 के बीच में देखेंगे, log 2 और log 3 के बीच में देखेंगे,
ठीक है, तो 0.11 और log 10 का पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जिसका जिसका 2.1 के करीब करीब आया है उन लोगों का सही, 2.10, 2.11, 2.13, कोई लिखा होगा 2.09 भी लिखा होगा, उसका भी सही होगा, उसका भी सही होगा। हाँ, लेकिन एक नंबर हमेशा 1 से 10 के बीच में लिखना, क्योंकि हम लोग जो लर्न किए हैं उसको कितना के बीच में याद किए, 1 से 10 तक का ही वैल्यूज को याद किए, 1 से 10 तक का ही वैल्यूज को याद किए हैं मेरे। समझ आया? इसी वजह से हम लोग ऐसा काम कर रहे, बोल सकते हो, इसी वजह से हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, हल्का ब्लर टाइप का जा रहा है वीडियो शायद। तो ये हो गया मेरे भाई, लॉग का सबको समझ में आ गया। अब एंटी लॉग पे बात कर लेते हैं। अब देखो एंटी लॉग लिखने में ना मेरे भाई बहुत मेरा टाइम लग जाता है, एंटी फिर लॉग लिखो तो इतना बड़ा टाइम, तो हम इसको शॉर्ट में ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं शॉर्ट में? शॉर्ट में ए लिखेंगे। ठीक है, ए। तो मेरे भाई एंटी लॉग में क्या करना है ना, उसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में बांट देना है। और आंसर अभी कुछ नहीं बताया, बस ऐसे ही सुनते जाओ, अभी तब समझ में आएगा। तो एंटी लॉग फ्रैक्शनल पार्ट का तुमको निकालना पड़ेगा और इंटू 10 का पावर आई करना पड़ेगा। जो इंटीजर होगा कैसे होगा अब सब बताएंगे। तो ये इंटीजर आई स्टैंड फॉर इंटीजर, और ये एफ स्टैंड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, बीच में प्लस का ही साइन रखना है, बीच में आपको प्लस ही रखना है, ये फिक्स है। हाँ, ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होगा, ना 0 होगा ना 1 होगा, 0 से 1 के बीच में लेना है, 0 से 1 के बीच में लेना है। कैसे यूज करेंगे अब हम तुमको बताते हैं, अब तुमको हम बताते हैं कैसे यूज करेंगे इसको। तो एंटी लॉग का वैल्यूज याद करवा दिए, अभी सिंस आपको याद नहीं होगा याद कर लेना, उसे याद कर लेना है प्रॉपर्ली। सिंस ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, अगर ऑफलाइन होता तुमसे हम पूछ लेते, खड़े करके पूछवा लेते तुमसे। ठीक है, तो मेरे भाई लेट से एग्जांपल के तौर पे एंटी लॉग किसका निकाल ले, 3.4 का निकालने का मन कर रहा है, हमें मन कर रहा है अभी 3.4 का निकालने का मन। तो कैसे ब्रेक करेंगे उसे जल्दी देखो आयुष, एकदम फास्ट। इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो एंटी लॉग आपको फ्रैक्शनल पार्ट का निकालना है और 10 का पावर आई करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए ऐसे करेंगे मेरे भाई, 3 प्लस 0.4 कर देंगे, 3 प्लस 0.4 लिख देंगे। क्या हो गया, 3 इंटीजर हो गया, 0.4 क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो एंटी लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3। 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ, एंटी लॉग 0.4, एंटी लॉग 0.4 का वैल्यू आपके पास में लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना है, 2.5 होगा। आपके पास में डेटा है, आपको याद कर लेना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा। हाँ, 2500 बोल दो आंसर आएगा, लेकिन हम लोग अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से आएगा। तो क्या हमें कोई बता सकता है 2.8 का, कोई एंटी लॉग 2.8 का वैल्यू हमें बता सकते हो क्या? जल्दी से बताओ, एम निहायती हलवा है। तो कैसे करेंगे, एंटी लॉग 2 प्लस 0.8, तो इसमें एंटी लॉग 0.8 का इंटू 10 का पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 0.8 का एंटी लॉग कितना होता है, 6.4 इंटू 10 का पावर 2, 640 भी बोलोगे तो सही है, 6.4 इंटू 10 का पावर 2। मेरे भाई कंफ्यूजन कहाँ आता है, अगर हम बोले -2.8, दिक्कत यहाँ पे आता है। तो मेरे भाई कुछ लोग तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो सुनना, तुम्हें अब अच्छा लगे चाहे खराब लगे, लेकिन लिखता है मेरे भाई स्टूडेंट्स को। मेरे भाई ये गलत है, ये -2 प्लस 0.8 कभी भी -2.8 के बराबर नहीं होगा, ये -1.2 है, ये -1.2 है, ये गलत है। बहुत लोग इसको ऐसे लिखते हैं, -2 -0.8। मेरे भाई ये भी नहीं लिखना है आपको, फ्रैक्शनल पार्ट को आपको पॉजिटिव में लिखना है, फ्रैक्शनल पार्ट को आपको पॉजिटिव में लिखना है, ये भी रिप्रेजेंटेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, एंटी लॉग -3 प्लस 0.2 लिखेंगे, ये सही है। प्लस 0.8 नहीं आयुष, प्लस 0.2 लिखना पड़ेगा, ये सही है। और अब निकालेंगे मेरे भाई,
अब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो एंटी लॉग 0.2 और इंटू 10 का पावर -3, इंटीजर का वैल्यू को 10 का पावर -3 में 0.2 का एंटी लॉग 1.6 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा। एक निगेटिव वाला तुम लोग हमें बताओ जवाब, एक हम लोग को हमको बताओ तुम लोग, जैसे -2.6 दे दिए, तो बताओ जल्दी से इसका क्या वैल्यू आएगा? बताओ जल्दी से। -3 + 0.4 लिखेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 0.4 का एंटी लॉग 2.5 और 10 का पावर -3। अनिशा का, आयुष का सही है, ठीक है। तो बस यहीं पे लिख दिया, अब इतना लंबा थोड़ी है, एक स्टेप और नहीं लिखेंगे। अब तो इतना से सीधा यहाँ लिखेंगे, इवन कुछ दिन के बाद तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे सीधा। समझ में आया? टाइम जितना बचाओगे उतना बचाने का आदत बनेगा। समझ आया? तो जिसका जिसका आंसर मैच किया, खुशियां मनाए। तो आई होप लॉग का वैल्यू, एंटी लॉग का वैल्यू निकालने के लिए सीख गए, सीख गए कि नहीं सीख गए? हाँ, हाँ मेरे भाई, इसके अलावा कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है जो और भी यूज होता है, सर्टेन प्रॉपर्टीज है वो और भी यूज होता है, ठीक है। वो आपको लॉगरिथम चैप्टर मैथमेटिक्स में यूज होगा, यहाँ पे भी हम यूज करेंगे उसका प्रॉपर्टीज को, तो उसको लिखवा देते हैं आपको। जैसे मेरे भाई क्या यूज होगा? एलएन, नेचुरल लॉगरिथम। ये एलएन का मतलब क्या होता है ना, लॉग टू दी बेस ई होता है, लॉग का बेस ई होता है, ठीक है, बेस ई होता है। एलएन का मतलब क्या होता है? लॉग का बेस ई होता है। और सिर्फ लॉग लिखा रहे ना तो उसका मतलब लॉग का बेस 10 होता है। अगर सिर्फ केवल लॉग लिखा रहे तो लॉग का बेस क्या होता है? 10 होता है। हाँ, ये लॉग बेस ई को अगर तुम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो इसको 2.303 लॉग बेस 10 में, अगर ये ln x लिखा हुआ है, लॉग x है, तो ये लॉग x बन जाएगा। यानी ये कन्वर्ट करने का, जिस तरीके से टेम्परेचर को कन्वर्ट किया जाता है उस तरीके से डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, उस तरीके से लॉग को कन्वर्ट ऐसे किया जाता है, लॉग को कन्वर्ट ऐसे किया जाता है, ठीक है। हाँ, दूसरा चीज मेरे भाई, जैसे अभी तुमको हम बताएं, एक क्या बताए तुम्हें, अगर लॉग x टू दी बेस 10 का वैल्यू अगर 2 लिखा हुआ है, लॉग x टू दी बेस 10 का वैल्यू अगर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या चीज है मेरे भाई, x का वैल्यू निकालोगे तो ये लॉग इधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 2। तो एंटी लॉग 2 का वैल्यू सीधा सीधा इसमें फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, 10 का पावर क्या हो जाएगा? 2। यानी लॉग ऑपोजिट साइड जाएगा तो एंटी एंटी लॉग बन जाएगा आपका। हाँ, तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, जो बेस होता है ना मेरे भाई, अगर x का वैल्यू निकालना है तो बेस का पावर 2 हो जाएगा, तो सीधा भी लिख सकते थे। हाँ, लेकिन ये फिर तुम कहो फिर एंटी लॉग बेकार ना पड़े, डायरेक्टली यही से हम सबका कर लेते, मेरा फंस जाओगे तुम। अगर 2.8 लिख देते ना तो 10 का पावर 2.8 का वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते थे, 10 का पावर 2.8 नहीं तुम्हारे लिए पॉसिबल। तो अगर इंटीग्रल वैल्यू है तब तो बहुत आसान लग रहा होगा तुम्हें, यार सही तो गजब एकदम आसान चीज है। हाँ, इंटीग्रल है तब तो लिख दोगे 10 का पावर 2। हाँ, 10 का पावर अगर मान लो ये 2.8 होता तब भी यहाँ पे 10 का पावर 2.8 लिख सकते थे, लेकिन 10 का पावर 2.8 का फीलिंग नहीं आता है अपने को, अपने को फील नहीं आता कि 10 का पावर 2.8 का वैल्यू क्या होगा, नहीं फील आता। तो इसके लिए तो मेरे भाई एंटी लॉग लाया गया, उसके लिए ही एंटी लॉग लाया गया, वरना कि हम यहीं से लिख देते सीधा। तो मेरे भाई अगर ln x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है log x टू डी बेस e इक्वल टू y अगर लिखा हुआ है, इक्वल टू अगर y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू e का पावर y, x इज इक्वल टू e का पावर y हो जाएगा। समझ आया? x इज इक्वल टू e का पावर क्या लिखा जाएगा? y हो जाएगा, e का पावर y हो जाएगा। समझ आया? आई होप ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। हाँ, एल का मतलब ही बेस होता है, तो अगर एल एन ई लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? एल एन ई लिखा हुआ है तो इसका अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे मेरे? तो मेरे भाई ऐसा सोच सकते हो, तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, log 10 का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10 1 होता है, विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10 कितना होता है? 1। यानी
यानी मेरे भाई इसका मतलब अगर log a टू डी बेस b लिखा हुआ कहीं पर भी, इसका मतलब होता है log a अपॉन log b होता है। तो ये log 10 अपॉन log 10 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो अगर log बेस e और e ही लिखा हुआ है, इसका मतलब तो वही हो गया, log e टू दी बेस e लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। यानी बेस और ये वैल्यू सेम हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आई होप ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी, समझ में अच्छे तरीके से। तो ये कुछ हम लोग वैल्यूज को यूज कर रहे होंगे कहीं कहीं पर। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर में सब यूज कर ले, धीरे धीरे आपका क्लैरिटी बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारा चैप्टर्स में यूज करना है केमिस्ट्री में। हाँ, जो टेबल दिए हैं, जो आज आपको एक चार्ट दिए हैं हम फोटो खींच करके, वो चार्ट आपका क्या होना चाहिए, हर फिजिकल केमिस्ट्री के कॉपी में, हर फिजिकल केमिस्ट्री के कॉपी में, हर फिजिकल केमिस्ट्री के कॉपी में क्या होना चाहिए, फर्स्ट पेज में लिखा हुआ होना चाहिए। आपको जो चार्ट दिया गया है वो फिजिकल केमिस्ट्री के हर, मतलब हर फिजिकल केमिस्ट्री कॉपी में पहला पेज में लिखा हुआ होना चाहिए। क्या समझ में आया बात, कुछ समझ में आया, क्या बात समझ में आया, कोई हमें बताएगा। हाँ, हम यही बात बोले हैं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री का कॉपी होगा, ऑर्गेनिक का जब कॉपी, जब ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू करेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसमें लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक में यूज नहीं होगा। कहाँ पे यूज होगा, फिजिकल केमिस्ट्री के हर कॉपी में पहला पेज आपका लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू लिखा हुआ होना चाहिए। और इससे बड़ा चीज है कि आपके माइंड में याद होना चाहिए। समझ आया, आई होप जो हम बात कहे वो तुमको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, याद होना चाहिए, याद का मतलब रट्टा, समझ में आया, मग अप करना है, ठीक है, वो वाला चीज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब सिंस हम लोग पहला लॉ पढ़े थे बॉयल्स लॉ, तो अगला लॉ जो पढ़ेंगे वो कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो मेरे भाई चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। और लॉजिकल स्टेटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं, कोई मुश्किल है, पहले चलो समझा ही देते हैं फिर लिख लेंगे स्टेटमेंट। तो पहले चलो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंगली चार्ल्स क्या बताए कि अगर प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट होगा, तो मोल्स का मतलब फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मोल्स का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड मास ऑफ गैस। प्रेशर, पान, पान में क्या आया, मास, मोल्स आया ना, तो मोल्स का मतलब मास। तो फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम of gas, volume of gas is directly proportional, is directly proportional, directly proportional to, volume of gas is directly proportional to, क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, केल्विन में ही होगा, आप ऐसा नहीं कि डिग्री सेल्सियस में सोच ले, नहीं मेरे भाई। तो चार्ल्स लॉ हमें क्या बोले, तो चार्ल्स लॉ हमें बताया कि अगर मोल्स कांस्टेंट रखो और प्रेशर को कांस्टेंट रखो, तो वॉल्यूम जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तुम कह भी सकते हो सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सिंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर तो कांस्टेंट होता है, मोल्स को तुम कांस्टेंट कर दिए, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, तो वॉल्यूम क्या के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहां से तो हम लोग इजीली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसको सिंस, लेकिन ये तो डिराइव होगा इन्हीं लॉज से, ये तो लॉज से डिराइव होगा, और हम पहले ही इसको यूज कर ले रहे हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो कि गलत है। इसको लॉ को कैसे समझा जाए, वैसे लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, बट फिर भी समझ सकते हो, फील ले सकते हो मेरे में। जैसे क्या है, यहाँ पे एक कंटेनर था मेरे पे, उसमें पिस्टन लगा हुआ है। हाँ, जाहिर सी बात है, जो भी पिस्टन हम लेंगे वो मूवेबल पिस्टन होगा, जो भी पिस्टन होगा मूवेबल पिस्टन होगा। हम क्या किए मेरे भाई, क्या किए, यहाँ पर कुछ गैसेस रखा हुआ है मेरा, लेट से कुछ गैसेस रखा हुआ है, बाहर से कुछ प्रेशर लग रहा है जो कि पी लग रहा है, अंदर का भी प्रेशर वही होगा, ताकि पिस्टन बैलेंस है, यानी फोर्स बाहर का अंदर का फोर्स बैलेंस होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसका टेम्परेचर मेरे में T1 है, केल्विन में टेम्परेचर T1 है। हम क्या किए, इसके नीचे आग लगा दिए, हम क्या लगा दिए इसके नीचे, इंक्रीज कर दिए, प्रेशर को कांस्टेंट रहने दिए, प्रेशर को कांस्टेंट रहने दिए। इसका वॉल्यूम अभी लेट से V1 है इस कंटेनर,
मेरे भाई आग लगाएंगे, प्रेशर सेम है, प्रेशर बाहर का सेम होना चाहिए। तो मेरे भाई नीचे से आग जलाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, फैलेगा या फिर क्लोजर आएगा, फ्लो, वॉल्यूम फैलेगा या क्लोजर आएगा, क्या होगा, ये सब मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ेगा, ऐसा तुम सोच सकते हो, मान लो एक रूम है, उसमें खूब सारा स्नेक ला के रख दिया, उसमें खूब सारा स्नेक ला के रख दिया और वहां पे नीचे आग जला दी, उस कंटेनर में जला दिया आग। आग जलाने से क्या हो जाएगा, वो लोग जो स्नेक्स है वो भागने लगेंगे। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स क्या लगेंगे, भागने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, यस टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी, तो ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा। मॉलिक्यूल्स उतना ही रहा, मॉलिक्यूल्स उतना ही रहेगा लेकिन पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो गया, V2, टेम्परेचर T2 हो गया, इंक्रीज है, T2 ग्रेटर देन T1 है, T2 ग्रेटर देन T1 है। तो सिंस अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो वही चीज तो दिखला रहे हैं यहाँ पे। हाँ टीके, तुम बोल रहे टीके क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है, टीके स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर इन केल्विन है। तो इस तरीके से तुम इसको फील ले सकते हो, जो लॉजिकल फीलिंग है। हाँ यहाँ पे तुम कांस्टेंट टर्म लगा दो, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट टर्म लगा दो, तो केटी लगा दो, हाँ टी टेम्परेचर इन केल्विन होगा। तो यहां से लिख सकते हो तुम ऐसे कि V1/T1 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू के, इस तरीके से चलते रहेगा मेरे में। इस तरीके से तुम फील ले सकते हो इसको, ठीक है। तो ये चीज हुआ मेरे भाई, ये चीज हुआ। लेकिन ये सब जो भी हम बातें किए वो किस टर्म में बात किए हम केल्विन टेम्परेचर में बात किए, केल्विन टेम्परेचर में बात किए मेरे भाई। गैसेस का वॉल्यूम जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस में जीरो होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में जीरो होगा या कुछ होता होगा, गैसेस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस में जीरो बोलेंगे या कुछ होगा, कुछ होगा मेरे भाई। O2 गैस 0 डिग्री सेल्सियस में भी गैस होता है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, एक एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको VO बोल रहे हैं, V0 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, V0 बोल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोल दिए, V0 या V0 पढ़ सकते हो, V0 पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस को हम V1 बोल दिए, 2 डिग्री सेल्सियस में V2 बोलेंगे, T डिग्री सेल्सियस में VT बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम एज्यूम अपना, एज्यूम मतलब जिस तरीके से नहीं करते हो सर्कल में, लेट को रेडियस को R मानेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम रेडियस को X मानेंगे, मैथमेटिक्स तो तुम लोग करता होगा। तो जिसको जो मानने का मन है, जो अच्छा लगे उसको मान सकते हो, ऐसा थोड़ी है, फिक्स थोड़ी है मेरे में। तो इसी तरीके से यहां भी हम एज्यूम कर लिए, तुमको मन होगा तो कुछ और मान सकते हो, जल्दी देखो। तो अब क्या करने जा रहे हैं, इसी में इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट का मतलब क्या समझ में आता है, इंटरप्रिटेशन इन डिग्री सेल्सियस। हम लोग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हम इंटरप्रेट करेंगे, यानी इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपने पास में वॉल्यूम इज इक्वल टू के टाइम टेम्परेचर इन केल्विन आया है, के टाइम्स टेम्परेचर इन केल्विन आया है। हम टेम्परेचर केल्विन को, हमको अच्छे से पता है टी केल्विन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है रियल मायने में, बट हम लोग 273 ही लिखा करते हैं। हम लोग कितना लिखा करते हैं, 273 ही लिखा करते हैं, उतना इग्नोर करके चलते हैं हम लोग। तो मेरे भाई वहां पे हम के को हम रिप्लेस करें डिग्री सेल्सियस से, तो के इंटू टीके का जगह पे क्या लिखेंगे, TC प्लस 273 लिख सकते हैं। तुमको अगर एकदम लिख सकते हैं सर, इसमें कोई बड़ा कंफ्यूजन थोड़ी ना है, हमको एकदम खुश है लिख करके।
ठीक है, लिख के खुश हो, अच्छी बात है मेरे भाई। हम चाहते हैं ना के का वैल्यू निकालना। के का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वॉल्यूम को हम V0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? V0 बोलेंगे। तो कितना आ जाएगा? K इंटू 273 आ जाएगा। टीसी का वैल्यू 0 हो गया, तो K का वैल्यू कितना आ गया? V0/273। K का वैल्यू कितना आ गया? V0/273 आ गया। लेते आए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे K का वैल्यू ले जाके पुट कर दो वहां। उस इक्वेशन में हम 0 डिग्री सेल्सियस में V0 क्या है? वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, TC प्लस 273। TC प्लस 273। अब क्या करना चाहते हैं ना, हम एक काम करना चाहते हैं कि 273 को अंदर ले जाए। 273 को अगर अंदर ले जाओगे और इसको पहले लिख देना चाहते हैं, 273 प्लस TC लिखना चाहते हैं, तो V0, तो 273 पहले लिखेंगे तो 273/273 1 हो जाएगा, और TC बाई क्या हो जाएगा? 273 हो जाएगा। TC/273 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, V0 प्लस 1 प्लस TC अपॉन 273 आ गया मेरे में। ठीक है, तुम कहोगे सर इसको क्या फायदा हुआ लाने से? मेरे में कुछ फायदा थोड़ी ना हो रहा है, बस हम तुमको इंटरप्रेट करवा रहे हैं। हमको मन कर रहा है करवा रहे, नहीं मन करता तो नहीं कराते, मेरा मन। ठीक है, तो V0 1 इंटू 1 प्लस TC अपॉन 273 आ गया। ठीक, आ गया तो आ गया। तो अब क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हम चाहते हैं वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस निकालें। वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? V0 प्लस V0 अपॉन 273, ब्रैकेट ओपन करके लिखे हैं, ब्रैकेट ओपन करके लिखे हैं। तो मेरे भाई 0 डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम था वो कितना था? V0 था। 1 डिग्री सेल्सियस में कितना वॉल्यूम हो गया? V0 अपॉन 273। अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस में पूछेंगे तुमसे तो क्या बोलोगे? तो तुम कहोगे 2V0 अपॉन 273। हाँ, इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, V0 अपॉन V0/273 प्लस V0 अपॉन 273 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, खुले में लिख सकते हो। तो मेरे भाई अगर ये बात तुम्हें दिखने लगा है तो तुम ये कह सकते हो ये कह सकते हो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो रहा है? कुछ बता सकते हो हमको? 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? कोई हमको बता सकता है क्या? 0 से 1 किए तो कितना इंक्रीज हुआ? V0 अपॉन 273। 1 से 2 किए तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ? तो V0 अपॉन 273 का हुआ कि नहीं हुआ? बस इतना ही बता दो, यस या नो। तो मेरे भाई बुक्स में एक लाइन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है लाइन चार्ल्स लॉ में? बुक्स में एक लाइन लिखा रहता है, with each 1 डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, ये 1 डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। विथ ईच 1 डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर में 1 डिग्री इंक्रीज हो चाहे 1 डिग्री डिक्रीज हो, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ गैस अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस बाई 1/273 टाइम्स, 1/273 टाइम्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो, ये लाइन तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कितना से बढ़ेगा? जो 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम होगा उसका 1/273 टाइम से इंक्रीज करेगा। अगर घटाओगे तो डिक्रीज करेगा। तो मेरे भाई लाइन का मतलब तुम्हें एकदम फील आना चाहिए कि कहां से कैसे रिलेट हो रहा है। बहुतों को जो लोग आईसीएससी में पढ़े हो उसे 9th में पढ़ना था, इसमें कैसे?
अभी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक बार पेज को मेरा नेट का स्पीड सही है, मैं पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं। अब देखो तो सही हो जाएगा। अब देखो तो सही हो गया होगा। सही है। तो हम बोल क्या रहे हैं कि 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस में है उसका 1/273 टाइम्स यानी V0/273 टाइम्स से इंक्रीज करेगा। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कितना से डिक्रीज करेगा? V0/273। समझ आए? यही लाइन को अंग्रेजी में लिखे गया है और कुछ नहीं किया गया है। तो आई होप ये लाइन बिल्कुल क्लियर होगा। कितना लोग इसमें से आईसीएससी से पढ़ा है? आईसीएससी वाले कितने लोग हैं? कोई है भी? हर्षित है। हम्म। तो ये क्लास 9 के आईसीएससी बुक में है ये जो डेरिवेशन था, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता वहां पर। तो आई होप आपको आज जाके क्लियर हो गया होगा ये सब, है ना मेरी नालिनी? उसमें हम लगता हो तो क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आता है। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो कि वॉल्यूम किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, किस तरीके से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपको इंटरप्रिटेशन बता दिए। अब क्या करना चाहते हैं हम? अब हम इसका कर्व प्लॉट करना चाहते हैं। जिस तरीके से कल लास्ट क्लास में कर्व प्लॉट किए थे उसी तरीके से यहाँ पर भी कर्व प्लॉट करेंगे, लेकिन इस बार हम नहीं करेंगे, इस बार आप करेंगे। ठीक है, इस बार आप करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो 3 4 कर्व है मेरे पास। एक तो आपको कर्व बनाना है V अपॉन टेम्परेचर इन केल्विन, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन का। एक आपको कर्व बनाना है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का बनाना है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का बनाना है। बाकी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होता है, जो वेरिएबल है बस वही वेरिएबल है, जो वेरिएबल है बस वही वेरिएबल है। ठीक है, और देते हैं इसको, बनाओ जल्दी जल्दी फास्ट। सिखाए कर्व जिस तरीके से बनाने के लिए उसी के तरीके से बनाओ। V वर्सेस 1/Tk बना लो, 1/Tk बना लो। ठीक है, और V वर्सेस Tk स्क्वायर बना लो, Tk स्क्वायर बना लो। ठीक है, चलो अभी इतना ही बनाओ, पहले पहले 4 कर्व बनाओ, जल्दी बनाओ। तुम्हें 2 मिनट का टाइम देते हैं, तुम्हें हम 2 मिनट का टाइम देते हैं। जल्दी बताओ, कंप्लीट हो जाएगा तो बोलना बन गया। फर्स्ट एंड लास्ट डन हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो सीधा सीधा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या के टी के है, तो यहां से ये वाई हो गया और ये टी के एक्स हो गया, तो ये लीनियर ग्राफ आ जाएगा। ऑरिजिन से पास होता भाई लीनियर ग्राफ बन जाएगा। ठीक है,
अब है कि वॉल्यूम और टीसी में बनाना है, वॉल्यूम और टीसी में बनाना है। तो अपने पास में इक्वेशन ये है, V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टीसी अपॉन 273। जो वाई एक्सिस में उसको वाई लिख दो, वी नॉट एक कांस्टेंट होगा, सी हो गया, और इसको एक कांस्टेंट यानी m लिख दो, वी नॉट अपॉन 273 को m लिख दो और x लिख दो। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कर्व कैसा होता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पॉजिटिव स्लोप होगा, वॉल्यूम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव स्लोप होगा। तो ये कर्व बन जाएगा। इवन पता है ये टीसी यहाँ पे जहां पे -273 डिग्री सेल्सियस होगा वो 0 केल्विन होगा, -273 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 0 केल्विन होगा। तो यहाँ पे ये 0 केल्विन जहां पे वो टच करता है, यही ग्राफ को एक्सटेंड कर दिया गया यहाँ पे, यानी कि 273 केल्विन को 0 डिग्री यहां से उठा लिया गया इस तरफ। ठीक है, आई होप आप फील कर पा रहे होंगे चीजों को। हाँ, ये वॉल्यूम कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम है वो वी नॉट होगा, यानी जो इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट वो वी नॉट है। तो इस तरीके से इसका कर्व बनेगा जो रेड वाला पार्ट बना है। ठीक है, थर्ड वाला जो है वॉल्यूम वर्सेस 1/टी के है। तो v/t है, तो v को y और 1/t को x, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कर्व कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, v वर्सेस टीके का स्क्वायर बनाना है, तो मेरे भाई v को y मानो और टीके को टीके इज इक्वल टू एक्स, टीके स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो टीके इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स का कर्व, यानी ये बनेगा, ये पैराबोला बनेगा। हमें ये बताओ किसका चारों के चारों सही हो गया ग्राफ, किसका चारों के चारों ग्राफ सही हुआ, अगर किसी का सही हुआ है तो बता सकते हो। ठीक है, किसी का सही हुआ है तो बता सकते हो। 3 सही हुआ, आयुष का 1 सही हुआ। ठीक, हाँ मेरे भाई, जिस तरीके से लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहीं पे, एक कर्व दे रहे हैं, जिस तरीके से लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके से 2 कर्व दिए, 3 भी ले सकते हो, हम 2 ही देते हैं, P1 दे दिए, P2 दे दिए, P1 दे दिए, P2 दे दिए, और ये V वर्सेस TK बनाया गया है। ठीक है, तो ये अलग एक प्रेशर में बनाया गया, एक अलग प्रेशर में बनाया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रेशर बड़ा होगा, कौन सा प्रेशर छोटा होगा, बता सकते हो क्या, अगर बता सकते हो तो बताओ। P1 बड़ा होगा कि P2 बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा। गड़बड़ लग रहा है हमें। तो सिर्फ एक फैक्टर को कांस्टेंट करो, तो टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर दिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, तो इसका अलग, इसका क्या होगा V1, इसको V2 बोलो। तो सिंस हमको पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, मोल्स तो कांस्टेंट हो गया। तो P और V एक इनवर्स रिलेशन फॉलो कर रहा है, P और V एक इनवर्स, यानी कि अगर V1 बड़ा है V2 से, तो इसका मतलब P2 बड़ा होगा P1 से, ये होगा मेरे, P2 बड़ा होगा P1 से, जो कि शिवांशी का आंसर आया है, P2 बड़ा होगा P1 से, तो ये से देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप गलत मत करो, इस तरीके से इनवर्स रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम में, टेम्परेचर को तो कांस्टेंट कर दिए, और टेम्परेचर कौन से लॉ में कांस्टेंट होता है, बॉयल्स में, वैसे भी तुम टेम्परेचर पीवी को एनआरटी में भी कांस्टेंट कर लो, तो एम तो कांस्टेंट ही होगा, आर भी कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट, तो पी और वी वेरिएबल था, तो ऐसे देखा जाता है 3 वेरिएबल एक साथ नहीं देख सकते, इसीलिए किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट कर लेते, इस लाइन के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, इस टाइप का कर्व हम ऑलरेडी बताए हैं किस तरीके से देखा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ हम बात किए आपसे। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफ से सारा रिलेटेड बात खत्म हो गया, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई, बहुत सारी बातें करना है। ठीक है, अगला बात हम करने जा रहे हैं
अगला बात करने जा रहे हैं मेरे पास बॉयज लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। अगला जो लॉ है वो इसी से मिलता जुलता है, चार्ल्स लॉ से रिलेटेड ही है। चार्ल्स लॉ जिस तरीके से था उसी तरीके से अगला जो लॉ है, तीसरा नंबर गे लुसैक्स लॉ। ठीक है, ये भी एक लॉ है। इन्होंने भी उसी तरीके से एक बात कही, इन्होंने भी ऐसा ही कुछ कही बात। अरे बताए तो, पान पान में पी और एन कांस्टेंट था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में पी और एन को कांस्टेंट कर लो, आर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। ठीक है, हाँ तो यहां पे भी वही चीज लिखो। ये क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट, वहां पे किस में, अभी चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या चीज कहा जा रहा है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट आर तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, मोल्स को कांस्टेंट कर दिया गया, मास फिक्स्ड है, और क्या कर दिया कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। हाँ, टेम्परेचर इन केल्विन लिख देना, ये भी वैसा ही है। इसी तरीके से इसका भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, तो पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर केल्विन में होगा। तो यही लॉ है मेरे, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। ठीक है, आपको कुछ ये सब याद नहीं रखना, यही रिलेशन याद रखो, अपने आप कांस्टेंट कर दो, उसको हो जाएगा। हाँ, इसका भी इंटरप्रिटेशन लेंगे, उसी तरीके से इंटरप्रिटेशन होगा। हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स रहेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव करेंगे, तो कॉलिजन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो कॉलिजन बहुत ज्यादा होने लगेगा, तो कॉलिजन की वजह से गैसेस का प्रेशर क्रिएट होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर तो बढ़ना ही है गैसेस। ऐसे फील ले सकते हो मेरे पास, आसान सा चीज है, हलवा चीज है, इससे ज्यादा हम कुछ क्या ही बोल सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में लोगे तो वैसा ही कर्व, ये सब सब चीज वैसे ही प्लॉट हो जाएगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और लॉ है मेरे भाई, अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ ये भी सिंपल सा लॉ है, इसको भी वैसे ही फील ले सकते हो, बट यहाँ पर मास चेंज होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ पे मोल्स को कांस्टेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे मोल्स को कांस्टेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, if pressure and temperature are constant, if pressure and temperature are constant, then volume of gas is directly proportional to moles, प्रोपोर्शनल टू मोल। और पता है ये क्वेश्चन हम लोग स्टोइकियोमेट्री में यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते थे, जिस तरीके से मोल्स का रेशियो होता था उसी तरीके से गैसेस के केस में वॉल्यूम का रेशियो होता था। तो याद करो, वही तो बात लिखा हुआ है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो मेरे भाई वही तो काम किए थे जो हम स्टोइकियोमेट्री चैप्टर के अंदर में करते आए हैं, यही काम पूरा पूरा किए थे कि वॉल्यूम और मोल्स प्रोपोर्शनल था। हाँ, अगर तुम यहाँ पे प्रेशर की जगह पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा, जो कि हम वहां पे बात कहे थे, जो वहां पर हम बात कहे थे। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आई होगी, किसी भी टाइप का किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, किसी को भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। सबको क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम कुछ ग्राफ्स पे आते हैं, क्योंकि ग्राफ्स में काम थोड़ा ज्यादा करना है अपने को, ग्राफ में कंफर्टेबिलिटी भी लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कुछ ग्राफ देते हैं, उसमें कुछ कुछ हम प्रश्न देंगे। ठीक है, इसमें ठीक है कुछ ग्राफ भी बनाना पड़ेगा आपको, उसका स्लोप ये सब बहुत कुछ बताना होगा। तो लेट से पहला ग्राफ हम आपको दे रहे हैं, इस लॉग का प्रॉपर्टीज बता चुके हैं, इवन लॉग का वैल्यूज भी बता चुके हैं, तो हम आपको कुछ कर्व देने जा रहे हैं।
तो log p वर्सेस log v बनाना है। हाँ, अदर फैक्टर्स को आप कांस्टेंट कर लेंगे, अदर फैक्टर्स को आप कांस्टेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है ना, उसमें का m यानी स्लोप बताना है, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो बताना है, y इंटरसेप्ट होगा वो बताना है। तो फटाफट बता दें हमें, जल्दी से बता दें हमें इस स्लोप का क्या वैल्यू आएगा। हाँ, अदर फैक्टर्स आर टू बी केप्ट कांस्टेंट, और y इंटरसेप्ट क्या आएगा। और ये सब में तुम लोग महारत हासिल किए हो, स्ट्रेट लाइंस पढ़ाई हो गया है, इसका मतलब हम ऐसा मानेंगे कि तुम इस समय महारत हासिल है कि y इंटरसेप्ट कैसे निकालना। बहुत तरीका है मेरे पास, x को 0 कर दो, y का इंटरसेप्ट निकल जाएगा। बहुत तरह से करते हुए ना तुम लोग मैथमेटिक्स में तो करते आया होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ m और c कॉमा दे करके दोनों का वैल्यूज बताना कि क्या क्या होगा। यस, अनीशा का जवाब सही है कि स्लोप का वैल्यू -1 होगा। यस, वेरी गुड अनीशा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम ही रखना है, अदर फैक्टर्स तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये एक कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट है, तो पी और वी वेरिएबल है, तो इस पे लॉग अप्लाई कर दो, तो लॉग पीवी इज इक्वल टू लॉग एनआरटी, दोनों साइड लॉग अप्लाई होगा। हाँ, अब यहां से लॉग पी प्लस लॉग वी लिख दो, यहाँ पे स्पेस कम है तो इधर लिख देते हैं, या चीजों इधर लिख देते हैं, गंदा लगेगा ज्यादा। तो हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं क्या बनेगा, तो log p प्लस log v, log का प्रॉपर्टीज लगा दिए, इज इक्वल टू log nrt, ये कांस्टेंट है, यही c बनेगा जाकर। कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, ये पूरा पूरा कांस्टेंट वैल्यू। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस में है, और ये क्या है, c है। कंपेयर करो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो m का वैल्यू -1 आ जाएगा, और c का वैल्यू log nrt आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ में ही सीधा दिखला देते हैं, ग्राफ में ही पूरा दिखला देते हैं। क्या दिखला देते हैं, कुछ y इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, स्लोप निगेटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा मेरे, ये ग्राफ बनेगा। क्यों, स्लोप निगेटिव है तो उसका एंगल आपको लाइन का, अगर इसको एक्स एक्सिस से टच करोगे तो तुमको ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा आना चाहिए, निगेटिव स्लोप है। जैसा मेरे मैथ्स का वैसे यूज है। तो ये m का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया, और ये जो वैल्यू है, ये जो y इंटरसेप्ट है, तो ये कितना है, log nrt, log nrt, यही c है मेरे, log nrt ही c है। तो इस तरीके से तुमको कुछ कुछ अभी काम देंगे, अब तुमको ये सब काम करना है मेरे में, ये सब काम करना है। ऐसा मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में जितना ज्यादा कंफर्टेबिलिटी होगा तुम्हारा, मैथमेटिक्स वाला स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे में। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। और सिंस ये सब में अगर हम ज्यादा टाइम देंगे तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते हैं मेरे में। ठीक है? हाँ, मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो इस सबको ग्राफ को बताओ ही नहीं, स्किप करके निकल जाओ, या फिर बताओ। हाँ, इस बार तुम कहोगे सर किसके वर्सेस किसको बनाना है, जाहिर सी बात है तुम्हारा डाउट आएगा सर किसके वर्सेस किसको बनाना है। तो मेरे भाई इस पर बना लो तुम, log v, log v ले लो, ठीक है, log v दे देते हैं, और मेरे भाई क्या दे दे, log v, log v दे रहे हैं, और log t ले लो, log v और log t दे दिया, ठीक है। बनाओ, अच्छा लगेगा, बनाओ इसका कर, ठीक है।
इसमें भी आपको वही दो चीज बताना है, इसका स्लोप क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। ये बहुत सारा कर्व बनाएंगे, क्योंकि कर्व में जितना ज्यादा कंफर्टेबिलिटी होगा उतना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें इसका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कर्व्स का। हाँ, कर्व्स का इंपॉर्टेंस हम बता रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है कर्व का। इवन पता है फिजिक्स में तो इसका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जब आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा। कहीं केमिस्ट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कर्व का वहां पे। तो बताओ हमें इसका स्लोप क्या आएगा, वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा। स्लोप 1 आएगा, जो कि सही लग रहा है हमें। और सी का वैल्यू लॉग एन आर बाई, आयुष, अभी हम तुमको डैश डैश बोलने जा रहे थे, ठीक है। ये वी वी वर्सेस बनाना, पी आएगा, पी आएगा, एनआर बाई वी नहीं, एनआर बाई पी आएगा, ठीक है। मेरे भाई अपना इक्वेशन v और t को वेरिएबल रखना है, तो pv इज इक्वल टू एन आर टी। तो मेरे भाई जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको एक साइड कर दो, और v बाई टी जिसको वेरिएबल है उसको एक साइड कर दो। तो एन आर बाई टी हो गया, दोनों साइड में लॉग अप्लाई करो, लॉग v अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग एन आर अपॉन टी, सॉरी एन आर अपॉन पी, पी एन आर अपॉन पी। तो लॉग v माइनस लॉग टी इज इक्वल टू लॉग एन आर अपॉन पी हो जाएगा, एन आर अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन से रिलेट करो, जो x है जो y है उसको रिलेट करो, तो ये y है, ये x है, और ये c है, तो डायरेक्टली पता चल गया स्लोप का वैल्यू +1 है, और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है अभी। हाँ खैर एनआर बाई पी पे डिपेंड करेगा, एनआर बाई पी पे डिपेंड करेगा, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो तो डिपेंड करेगा। अभी हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि एनआर बाई पी जो है वो पॉजिटिव है, तो ऐसा बनेगा। हाँ, ये सी का वैल्यू क्या होगा, ये सी जो है ये लॉग एन आर अपॉन पी हो जाएगा। हाँ, ये एम का वैल्यू +1 आ जाएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा। तो आई होप अच्छा लगा इस बार हमें अच्छा लगा, आप लोग बनाए, हमें खुशी मिली। अच्छा मेरे भाई, अगर हम तुमको बोले कि एन आर अपॉन पी का वैल्यू अगर 0 है, नहीं, एन आर अपॉन पी का वैल्यू 1 है, एन आर बाई पी का वैल्यू 1 इस बेस 10 वाला है, बेस 10 वाला है, और हम तुमको बोले एन आर अपॉन पी का वैल्यू 1 है, तो ये कर्व कहां से पास करेगा। हाँ यस, ओरिजिन से पास करेगा, वेरी गुड आयुष। हाँ अनीशा का भी जवाब सही है, तो यस मेरे भाई, इसी में अगर हम ऐसा पूछ दे कि मेरे भाई यहाँ पे यही लॉग वी वर्सेस लॉग टी है, अगर लॉग वी वर्सेस लॉग टी है और आपको 3 कर्व दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, सब पैरेलल है, भले तुम्हें लगे कि पैरेलल है कि नहीं मेरा, लेकिन हम जो दे रहे हैं तुम्हें वो पैरेलल समझना। इस तीनों कर्व्स जो है ये पैरेलल हम दिए, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया बीच वाला, लेकिन तुम समझना कि पैरेलल है, ठीक है। तो अगर हम इसमें पूछेंगे कि इसमें एनआर अपॉन पी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, क्या होगा। ये कर्व नंबर 1 है, कर्व नंबर 2 है, कर्व नंबर 3, कॉमा देके लिखेंगे 1 2 3 का, ठीक है। एनआर अपॉन पी 1 से कम है, 1 से ज्यादा है, कि 1 से क्या है, किसमें 1 से बड़ा है, पहला पहले बताओ, पहला वाले में 1 से बड़ा होगा पहला वाले में 1 से लेस है, पहला वाले के पहले जवाब दो, फर्स्ट वाले के। एनआरआई बाई पी लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, क्या है। हाँ, इसको तो हम लिख देते हैं सीधा से, इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आप लोग बोले कि log 1 0 हो जाएगा, तो ये ओरिजिन से पास करेगा, तो ये सी का वैल्यू ही 0 होगा। यस, ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये पॉजिटिव आएगा, सी जो इंटरसेप्ट है पॉजिटिव होगा। और ये सी अगर निगेटिव इंटरसेप्ट आया है, इसका मतलब सी माइनस में चला, यानी शिफ्ट ग्राफ नीचे शिफ्ट हुआ है, ये लेस देन 1 होगा।
समझ आया? तो ये सब आपको फील आने लगना चाहिए। अब ये सब फील आने लगना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, हम इस पेज को हटा रहे हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। और चलो अगला कर्व दे रहे हैं मेरे भाई, अगला कर्व दे रहे हैं तुम्हें। ठीक है, अगला कर्व दे रहे हैं मेरे भाई, तुम्हें अच्छा लगेगा बना के। कितना दो हुआ था ना, तीसरा नंबर लो मेरे भाई, तीसरा नंबर लो। हाँ, ये कर्व को हम सोचते हैं तुम लोग को हम खुद से बताएं। क्या चाहते हो, खुद से बताएं या फिर तुम लोग ट्राई करोगे एक बार? एल एन टी लिखे, एल एन का मतलब बेस ई होता है। ठीक है, एक बार ट्राई करो, हम तुम्हें 1 मिनट का टाइम देंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते सिंस क्लास बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है हम लोग का। ठीक है, लेकिन हाँ ये सब कराना भी हमें जरूरी है, हमें इन फ्यूचर हेल्प करेगा, हमें तुम्हें भी करेगा। आप लोग बहुत ज्यादा ग्राफ में कंफर्टेबल रहोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा ग्राफ में। कि ग्राफ से बहुत लोग डरते हैं मेरे भाई, हम भी जब आईआईटी का तैयारी करते थे, जब ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता था तो हमें बहुत डर लगता था। लेकिन मेरे भाई हम इतना तुम्हें प्रैक्टिस करा देंगे ग्राफ का क्वेश्चन ना कि तुम्हारा डर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वैसे ही बनाना है जैसे बनाते थे, बस एल एन, एल एन का मतलब बेस ई होता है, बेस ई होता है, ध्यान रखना इसको। अभी तुम्हें और भी प्रश्न देंगे, ठीक है, कम से कम अभी आधा घंटा क्लास लेंगे और। ठीक है, तो सिंस आपको लगता है, हमें लगता है कि अब आप लोग अटेम्प्ट लिए होंगे, आप लोग बनाए भी होंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोग बना भी होगा। एम नहीं आएगा इस पे, एम वेम का बात नहीं होगा, यहाँ पे कुछ दूसरा कर्व बनेगा। हम इस बस बताओ कर्व का नेम क्या होगा, या कोई नेम वाला कर्व में जाएगा। तो वी को क्या मानोगे मेरे भाई, वाई। वी को क्या बोलोगे, वाई। एल एन टी को क्या बोलोगे, एक्स बोलोगे, बोलोगे ना, जो एक्स एक्सिस में उसको एक्स बोलोगे, और जो वाई एक्सिस में उसको वाई बोलोगे। नहीं, नेम वाला कर्व आएगा यहाँ पे। एल एन का मतलब होता है बेस ई होता है, तो ये टी इज इक्वल टू ई का पावर एक्स हो जाएगा। टी इज इक्वल टू ई का पावर एक्स हो जाएगा। और सिंस आपको पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, बाकी सारा फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो y आएगा इज इक्वल टू के ई का पावर x के फॉर्म में जाएगा। y इज इक्वल टू ई का एक्सपोनेंशियल कर्व जाएगा। हमें पहले से पता था ये कर्व तुम लोग नहीं बनाएगा, तुम लोग फैल जाएगा, और जो कि फैल गया, हमें पहले से पता था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए हम पहले ही बताने वाले थे। ठीक है, कोई अप्रोच ले पाया होगा तो अच्छा लगा, सिंस आप लोग टाइम दिया, आपको ज्यादा फील आया होगा बनाने के बाद। ठीक, कोई बात नहीं, नहीं बनना कोई बुरा बात नहीं। हाँ, तो पढ़ लो फिर नहीं बने तो ये खराब बात। चलो, तो अब जो बनना चाहिए, अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो तुम्हारे से बन जाना चाहिए, वो तुम्हारे से बन जाए, ऐसा मत बोलना कि अब नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए। प्रेशर वर्सेस एल एन वी दिए हैं, प्रेशर वर्सेस एल एन वी दिए हैं, बनाओ इसको, इस सबसे बन जाना चाहिए, इस बार तो सबसे बन जाना चाहिए। प्रेशर वर्सेस एल एन वी दिए हैं। किसी का बना, किसी का बना। हाँ, ई का पावर माइनस एक्स वाला, यस आयुष, वेरी गुड।
तो सिंस आपको पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, यानी प्रेशर इज इक्वल टू के बाई वी लिख के रखो। हाँ, अब पी को रिलेट करो, पी तो वाई हो जाएगा, लेकिन वी क्या होगा? तो एल एन वी को क्या करोगे? एल एन वी को एक्स मानोगे तो वी इज इक्वल टू ई का पावर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ वी का जगह पे ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि वी नीचे है तो ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यस डिक्रीजिंग तो होगा ही। और ई का पावर माइनस एक्स का कर्व कुछ कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, ये पॉइंट भी हम बताए थे, ये कितना होता है? 1 होता है। इस पॉइंट में कितना वैल्यू होता है? 1 होगा। वैसे के है तो के हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा बना करके। मेरे भाई इसके अलावा एक कर्व बनाने वाला देते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे आपको कर्व से रिलेटेड, फिर आपको हम 2 क्वेश्चन देंगे कर्व से रिलेटेड। ठीक है, और उसके लिए हम फिर तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक देंगे अभी, और 5 मिनट का ब्रेक देने के बाद आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस को बना लेना है। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चंस को आपको बना लेना है। मेरे भाई इस बार ये 1/v मत लो, 1/v मत लो, पी ले लो। पी दे दिए प्रेशर, और यहाँ पर ई का पावर टी दे दिए है। हाँ, टेम्परेचर केल्विन ही होगा। ठीक है, ई का पावर टी लिखे हैं, ये बनाओ मेरे, ट्राई करो, अच्छा लगेगा। ये जिससे बन गया वो बहुत खुशियां मनाएंगे फिर बाद। ठीक है, हाँ, जब भी कर्व देते हैं तो यहाँ से ध्यान रखना कि उसके बाकी अदर जो पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा। बताना हमें कि किसका आंसर क्या होगा। राहुल क्यों क्लास अटेंड नहीं कर रहा? राहुल कामत। कौन सा कर्व बनेगा? ये नेम वाला कर्व में ही जाएगा, नेम वाले कर्व पे ही जाएगा ये, लेकिन कौन सा बनेगा वो हमें बताइए। यस आयुष, वेरी गुड, मजा आ गया देखकर। ठीक है, तो मेरे पास पी वाई हो गया, ये क्वेश्चन अलग है, उसका क्वेश्चन का है, उस क्वेश्चन का मिला मत देना। पी इज इक्वल टू वाई हो गया, और ई का पावर टी को क्या बोलोगे? एक्स बोलोगे। ई का पावर टी को क्या बोलोगे? एक्स बोलोगे। दोनों साइड एल एन अप्लाई करो, तो एल एन ई का पावर टी इज इक्वल टू एल एन एक्स। थोड़ा सा तो मुश्किल है, इसीलिए हमको पहले से पता है, ये कर्व नहीं बनना कोई बुरा बात नहीं। तो यहां से ये टी बाहर आएगा, टी बाहर आएगा, एल एन ई इज इक्वल टू एल एन एक्स। सही लिख रहे हैं? दोनों साइड में एल एन अप्लाई कर दिए, दोनों साइड में एल एन अप्लाई कर दिए। एल एन ई का वैल्यू क्या होगा? एल एन ई का वैल्यू क्या होगा? तो एल एन ई का वैल्यू जो होता 1 होता है, तो टी इज इक्वल टू एल एन एक्स आ गया, टी इज इक्वल टू एल एन एक्स आ गया। ठीक है, तो टी को क्या लिख देंगे? एल एन एक्स लिख देंगे, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू के एल एन एक्स पे चला जाएगा, के एल एन एक्स पे चला जाएगा, के एल एन एक्स में चला, यानी एल एन एक्स का जो कर्व था ऐसे नीचे से जाकर के ऐसे। ठीक है, नीचे से जाकर के ऐसे बनता है, तो ये के एल एन एक्स का कर्व। हमको ये बताओ, ये 5 के कर्व पांचों समझ में आया कि नहीं आया सबको? ठीक है, अभी थोड़ा सा तो मुश्किल लगा होगा, लेकिन सारे कर्व एक बार वापिस से घर में बना के चेक करना 1-2 दिन के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छे तरीके से बनाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हम इससे ग्राफिकल क्वेश्चंस, ग्राफ बना हुआ रहेगा, उससे हम 2 प्रश्न देने जा रहे हैं तुम्हें। ठीक है, उसमें 5 मिनट का ब्रेक देंगे, तब तक तुम लोग 5 मिनट में बनाना, तो ग्राफ से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम 2 प्रश्न देंगे, 2 प्रश्न, केवल 2 प्रश्न। ठीक है, हम एक ही जगह पे दोनों को लिख देंगे बाजू बाजू में। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे। ठीक है, छोटा छोटा लिख देते हैं, तुमको क्या निकालना है वो सब हम बताएंगे। 1/v वर्सेस p का कर्व है, 1/v वर्सेस p का कर्व है।
यहाँ पे दो कर्व ऐसे ऐसे बना हुआ है, दो कर्व ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। एक में लिखा हुआ है टेम्परेचर T1 और दूसरा में लिखा हुआ है टेम्परेचर T2, दूसरा में लिखा हुआ है टेम्परेचर T2। हाँ, इसका स्लोप है ऐसा, मतलब स्लोप ने 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है और इसका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, टोटल 60 है, ठीक है। ऐसा मत करना कि 90 कर देना, 90 का मतलब सीधा बना देते, नहीं है, टोटल 60 डिग्री है, वैसे दिख भी रहा होगा। हाँ, इस क्वेश्चन में तुम पूछोगे क्या करना है सर, तो मेरे भाई यहाँ पर आपको निकालना फाइंड रेशियो ऑफ T1 एंड T2, T1 बाई T2 का वैल्यू निकालना, T1 अपॉन T2 का ये वैल्यू बनाना है, ये क्वेश्चन मार्क है वो, T1 अपॉन T2 बताना। कैसे बनाओगे, तो स्लोप व्लोप लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ नहीं आता है, बेचारा कहने से आपको सब आता है। मेरे भाई एक और प्रश्न दे रहे हैं मेरे भाई, ये और अच्छा है, इसमें लॉग का यूज होगा, लॉग का यूज होगा, ठीक है। जो लॉग का जो वैल्यूज है वो यूज करवाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको बना करके। मेरे भाई एक कर्व ऐसे बना हुआ है, एक कर्व ऐसे बना हुआ है, और एक और इसी में एक लाइन और भी है, तीन लाइन है, तीनों पैरेलल लाइंस है, तीनों पैरेलल लाइंस है ऐसे, तीन के तीन पैरेलल लाइंस है। हाँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ T1, यहाँ पे का टी लिखा हुआ T इज इक्वल टू 300। आ जाएगा वीडियो, हमको पता है कि तुम लोग क्या लिख रहे हो चैट में, हमको सब पता है तुम लोग क्या चैट पे लिख रहा है सब, ठीक है। अभी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इस ग्राफ में आपको इसका टेम्परेचर बीच वाले कर्व का दिया गया है, इसका T1 है, इसका T2 है, और कुछ कुछ आपको दिया हुआ है, किसके वर्सेस किसको बनाया गया वो भी जाहिर सी बात है वो दिया रहेगा आपको। ये लॉग पी वर्सेस लॉग वी बनाया गया है, लॉग पी वर्सेस लॉग वी का कर्व है। T1 और T2 आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ, T केल्विन में है, T टेम्परेचर केल्विन में, अगर नथिंग इज मेंशन्ड देन यू हैव टू एज्यूम टेम्परेचर इन केल्विन। हाँ, इसका वैल्यू लिखा हुआ मेरे पास 0.48, 0.48 लिखा हुआ है, हमें नहीं पता लॉग का कितना का वैल्यू 0.48 होता है, और इसका वैल्यू लिखा हुआ है -0.3 लिखा हुआ है, 0.3 लिखा हुआ, यानी वाई इंटरसेप्ट के बारे में एक आइडिया आपको गिवन है। तो आपको क्या निकालना होगा, जाहिर सी बात है T1 और T2 निकालना होगा, तो T1 एंड T2 को फाइंड आउट करो। इसके लिए हम तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, तब तक बनाओ इसे अच्छे तरीके से, आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं मेरे में, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, देखो इसका सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं, पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो 1/v वर्सेस p का स्लोप पता करो, पहले स्लोप पता करो, स्लोप का वैल्यू क्या होगा, स्लोप पता चल जाएगा तो tan लगा दोगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू m होता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ाई हो चुका है तो ये तो बात एकदम पता ही होगा तुम्हें। तो 1/v वर्सेस p का, तो p को क्या लिखोगे, p को x लिखोगे, 1/v को y लिखो, ठीक है। हाँ, क्या इक्वेशन है अपने पास में, pv इज इक्वल टू nRT। हाँ, p को क्या लिखोगे, x लिखोगे, v को 1/y लिखोगे, nRT को एक कांस्टेंट लिख सकते हो, तो nRT एक कांस्टेंट है, वैसे ये कांस्टेंट है, nRT पूरा पूरा कांस्टेंट है। हाँ, सिंस कैसे है, तो यहां से y इज इक्वल टू 1/nRT, 1/nRT, ये y इधर जाएगा इंटू एक्स, तो y इज इक्वल टू mx, तो m का वैल्यू क्या आ गया 1/nRT, हो सकता है तुम nRT लिख दिए होगे, उसकी वजह से आंसर गड़बड़ा रहा है। हाँ, अब क्या लगाएंगे फर्स्ट कर्व को, तो tan 30 डिग्री या tan 60 डिग्री दोनों डिवाइड दे दो, पहले T1 है तो पहले T1 का लिखेंगे, यूज कर लो, या यहां से T2 अपॉन T1 आएगा, तो tan 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री कर लो, तो ये tan 60 डिग्री का मतलब m हो गया, तो m के लिए tan 60 डिग्री के लिए m, tan 60 वाला में टेम्परेचर T2 है और 1/, होगा तो 1/n
मोल्स तो कांस्टेंट होगा क्योंकि मोल्स तो वेरी नहीं कराया गया, टेम्परेचर को वेरी कराया गया। tan 30 डिग्री के लिए क्या लिखोगे, 1/nRT1, 1/nRT1 लिखोगे। लिखोगे एनआर को कैंसल आउट कर दो, एनआर बराबर होगा, ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है। तो यहां से ऊपर जाएगा तो T1/T2 आ जाएगा, तो यहां से T1/T2 कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 3:1 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप गलती किए, यहाँ पे आप एनआरटी लिख लिए होंगे स्लोप को, नहीं मेरे भाई एनआरटी नहीं है, 1/nRT है, 1/nRT है। हाँ एक क्वेश्चन और है आपका, अभी उसको डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपको आज छोड़ देंगे। ठीक है, जितना बोले थे टाइम उतना ही लेंगे आपसे। पीछे वाले कह रहे सर आप तो 6:30 बोले थे, 6:38 हो गया है। हाँ मेरे भाई हम ये भी बोले थे 5-10 मिनट हम लेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्लास में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टार्ट करेंगे, तो आई होप सबको ही कुछ समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। यस या नो, तुम लोग प्रेजेंट हो कि सब गायब हो गया है, थोड़ा देखें, रिस्पॉन्स करो। अच्छा प्रेजेंट दिख रहा है। ठीक है प्रेजेंट है आप लोग, तो आई होप ये सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन पार्ट पे आ रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी सेकंड पार्ट का कोई बनाया, सेकंड पार्ट को कोई अप्रोच लिया, नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, नहीं बनना कोई बुरा बात नहीं है, ये सारा क्वेश्चन भी हम अच्छा लेवल का दिए थे मतलब। हाँ लॉग 0.48 कब आता है, तो log 3 का वैल्यू होता है, log 3 का वैल्यू होता है, यानी प्रेशर 3 होगा, प्रेशर क्या होगा 3 होगा, ऐसे करके सोचना था। यस वैसे करके सोचना था, वहां पर बड़ा गेम था मेरे में। क्वेश्चन में क्या चीज है, इस तरीके से कर्व आपको दिया गया है, 3 कर्व दिए गए, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है। हाँ ये ओरिजिन से पास होता हुआ शायद है, थोड़ा सा फील कर लेना, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, ये 0 है, लॉग पी का है, ये 0.48 था, ये -0.3 था, यानी कि यहाँ पे अगर पी का वैल्यू बात करो, पी का वैल्यू क्या होगा, इस पी का वैल्यू लॉग लॉग पी का वैल्यू 0.3 है, तो कब 0.3 आएगा, सवाल है कि 1/2 आएगा। यस 1/2 होगा, 1/2 होगा। ठीक है, 1 बाई कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 2 का पावर -1 होगा तो -1 बाहर, और log 2 का वैल्यू 0.3, और ये किसका वैल्यू होगा, p का 3 के लिए होगा, log 3 का वैल्यू होगा, बुझाया। हाँ log p वर्सेस log v बनाए थे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ T1 जो कि निकालना था, यहाँ पे टेम्परेचर 300 जिससे आपको इंफॉर्मेशन गिवन पता चल जाएगा, T2 निकालना था यहाँ से। तो ये चीज है, मेरा क्वेश्चन है। हाँ इसका पहले यूज करें, इसका y इंटरसेप्ट 0 हो गया, y इंटरसेप्ट यानी y इंटरसेप्ट का वैल्यू या फिर m पता कर लेंगे, कुछ पता चल जाएगा, यहाँ से देखते हैं क्या पता चलेगा, पहले तो स्लोप निकालो। तो pv इज इक्वल टू nRT अपने पास में इक्वेशन है, यहाँ पे लॉग अप्लाई कर दो, तो log p प्लस log v हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी, इधर log nRT हो जाएगा, log nRT हो जाएगा। ठीक है, ये log p का वैल्यू 0 है, इसका मतलब p का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, p का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे 0, log p का वैल्यू 0 है। ठीक है, ये भी पता चलना चाहिए। हाँ यहाँ पे अब देखो, हाँ स्लोप अभी भी 0 है, log nRT का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से y, ये x है और ये c है, तो मेरे पास c इज इक्वल टू log nRT है, c इज इक्वल टू log nRT है। हाँ अब ये c का वैल्यू 0, तो log का कब वैल्यू 0 होगा, तो यहां से हम यूज कर सकते हैं nRT, ये nRT इज इक्वल टू 1 होगा, nRT इज इक्वल टू 1 होगा तो c का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, तो c का वैल्यू पता चल गया 1 है, सॉरी एनआरटी का वैल्यू पता चल गया। टेम्परेचर आपको गिवन उस टाइम में कितना है, तो टेम्परेचर आपका 300 है, तो एनआर का वैल्यू 1/300 आ गया, एनआर का वैल्यू 1/300 आ गया। अब मेरे भाई एनआर का वैल्यू पता है, इसका लगा दो, इसका लगा दो, कितना हो जाएगा, कैसे लगाएंगे मेरे भाई, लॉग में ही लगा लो, लॉग में ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका log nRT का वैल्यू कितना है 0.48, ये क्या है कि y इंटरसेप्ट कौन सा है c, यही तो c है मेरे में। अब अगर T1 फॉर T1 बात करें, तो फॉर
T1 अगर बात करें तो T1 के लिए अगर बात करोगे तो इसके लिए log nRT का वैल्यू कितना है, तो log nRT का वैल्यू 0.48 दिए थे। तो nRT का वैल्यू क्या होगा, तो 48 होगा। तो nRT1 टेम्परेचर T1 है, तो टेम्परेचर T1, तो ये कब होगा लॉग का वैल्यू, तो 3 के लिए होगा, 3 के लिए होगा। nr का वैल्यू 1/300 है, तो यहां से T1 निकल जाएगा। T1 nr का वैल्यू पुट करो वहां से ला करके, तो 1/300 तो 1/900 हो जाएगा, 900 केल्विन, जिस भी यूनिट में हो केल्विन में आ जाएगा। ये आ गया। T2 के लिए बात करोगे मेरे में, तो T2 के लिए फिर से फॉर T2 बात करोगे तो log nRT2 इज इक्वल टू -0.3 है। इसका मतलब nRT2 जो आएगा ये कितना आ जाएगा, हाफ लॉग किसका वैल्यू होगा, हाफ का वैल्यू होगा। 1/2 का मतलब 2 का पावर -1, तो -1 बाहर आ जाता है, तो वही से माइनस आया हुआ है यहाँ पे। लॉग के अंदर 1/2 को पुट करोगे तो nr का वैल्यू कितना है 300, तो T2 कितना आ जाएगा 600, नहीं 300 इधर जाएगा तो 300/2 कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, 150 केल्विन, 600 नहीं 150, ताकि वो घटता हुआ है 300 से कम ही होना चाहिए, तो 150 होगा। ठीक है, कितना लोगों को समझ में आ गया, देखिए थोड़ा। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो। एक बार और बता दीजिए कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट, एक बार अनुष्का आप अगर बता देंगे तो मेरे लिए शायद आसान हो जाए। वेरी गुड आयुष, अगर आप ऐसे ही अप्रोच लिए थे तो बहुत अच्छी बात है। T1 और 225 ये समझ में आ गया अनुष्का आपको, ये एनआर का वैल्यू क्या आया, ये एनआर का वैल्यू कैसे आया ये समझ में आ गया। हाँ, तो ये वैल्यू आ गया। तो T1 के लिए बात करेंगे, टेम्परेचर T1 वाला कर्व को देखो, T1 वाले को निहारो, तो तुम्हें इस कर्व का y इंटरसेप्ट कितना है c, तो y इंटरसेप्ट क्या है log nRT, c क्या है log nRT के बराबर है, तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है 0.48 दिए थे। तो इसका मतलब log nRT का वैल्यू, T1 टेम्परेचर है तो वहां पे T1 पुट करेंगे, तो log nRT का वैल्यू कितना है 0.48 है। तो सवाल है इधर log लिखे, यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हो चाहो तो log nRT1 इज इक्वल टू log 0.48 को log 3 लिख देंगे। अब यहां से nRT1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, log log हटा देंगे तो यहां से T1 nr का वैल्यू 1/300 इधर जाएगा तो 900 बन जाएगा। सिमिलरली T2 वाले कर्व को निहारो, तो y इंटरसेप्ट कितना है उसके अकॉर्डिंगली काम किए। तो आई होप अनुष्का आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहीं पे आज का लेक्चर को एंड कर देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम आपको प्रॉमिस किए थे कि हम छोड़ देंगे आपको टाइम से, हम टाइम से आपको छोड़ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास पे आप लोग का डाल्टन्स लॉ पढ़ाएगा। इस वीक में जो कमिंग वीक है इस पे आप लोग का 5 लेक्चर्स लगा है, टोटल 5 क्लासेस, 5 दिन क्लासेस है, 5 डेज।